हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज शिल्पा सरोज। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है, ओके, यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनियन लेजिस्लेचर कौन से आर्टिकल में आएगा? तो आर्टिकल 79 से लेके आपका 122 तक आपका यूनियन लेजिस्लेचर आ जाएगा। ओके, और कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट फिफ्थ में। पार्ट फिफ्थ में आपका यूनियन लेजिस्लेचर यानी 79 आर्टिकल से 122 आर्टिकल तक आपका जो आपका यूनियन लेजिस्लेचर है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रिविलेजेस, उसका पावर और सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो चलिए फिर देखते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके तीन कंपोनेंट हैं। मतलब जो बॉडीज हैं, तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, उसी के हिसाब से जो पूरा देश है वो चलता है। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहला जुडिशरी हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद लेजिस्लेचर हो गया। तो सबसे जो पावरफुल है वो जो जुडिशरी मैंने बताया। जैसे जुडिशरी से ये समझिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे दिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। अब हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में दो में सब डिवाइडेड है। जैसे क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि पावर को जो है निचले स्तर पे बांट दिया गया हो, तो एग्जीक्यूटिव को दो भागों में बांट दिया, यूनियन और स्टेट। यानी यूनियन यानी सेंट्रल एक तरीके से चलाएगा और स्टेट भी चलाएगा, तो इसको बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ओके, तो यूनियन हो गया, यूनियन में यानी सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट यानी स्टेट्स के द्वारा जो चलाया जाएगा। तो यूनियन में कौन आ जाएंगे? प्रेसिडेंट आ जाएंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ठीक इसी तरीके से स्टेट में भी काम करेंगे। जैसे यूनियन में अगर प्रेसिडेंट है तो स्टेट में कौन होगा? गवर्नर होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ पे कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे अगर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे। इस तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके से लेजिस्लेचर में भी होता है। देखिए, यहाँ पे जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। ओके, तो विधायिका में यूनियन और स्टेट है, इस तरीके से। तो यूनियन में कौन हो जाएंगे? आपके पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट हो जाएंगे यूनियन में, और स्टेट में हो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पार्लियामेंट में ठीक इसी तरीके, इसको हमको समझना है। पार्लियामेंट, आज का जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट पे है। तो पार्लियामेंट में हम क्या देखेंगे कि पार्लियामेंट में जो इसके कंपोनेंट है वो तीन कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इस तरीके से। और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन हो जाएंगे? इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि विधान सभा और विधान परिषद, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। तो चलिए इसको ब्रॉड वे में देखते हैं। देखिए, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैंने बताया आपको, यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव में कौन होंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी ये जो कानून बनाएगा, ये जो लॉ बनाएगा, उसको क्या करते हैं? ये उसको इम्प्लीमेंट कर, कानून जो है वो पास हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इनका काम क्या है? टू मेक लॉज, मैंने बताया आपको। अच्छा, जुडिशरी का काम क्या है? कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, अदर पब्लिक मैटर्स रिलेटेड टू और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो वो जुडिशरी सॉल्व करता है। और भी अदर मैटर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो सब जुडिशरी सॉल्व करता है। हम देखेंगे क्या आगे कि आर्टिकल 79, अंडर आर्टिकल 79 पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और एंड द टू हाउस। ठीक है, आर्टिकल 79 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 79 में आप ये देखेंगे कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? प्रेसिडेंट और दो हाउस से मिलकर बना है। ठीक है, देखेंगे आगे हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। जब 1951 की बात करें, 1951 में क्या हुआ कि पहला जो हमारा सेंसस है वो पास हुआ, और उसी के ठीक बाद जब हमारा इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट बना है, तो कब बना है? तो सबसे पहले क्या बनाया गया? 11 अप्रैल 1952, 11 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया, और 13 मई 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में डेट पूछा जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो इस तरीके से आपको डेट नहीं भूलना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आप राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80 में आएगा राज्यसभा। और लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल आर्टिकल 81 में लोकसभा आ जाएगा और राज्यसभा में आपका 80 जो है राज्यसभा के बारे में बात करता है। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए कि पार्लियामेंट जो है वो दो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। पहला प्रेसिडेंट और दूसरा हाउसेस यानी 2 हाउस। तो प्रेसिडेंट जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ का 2 ही हाउस है इसका, तो प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पे समझिए कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कह लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, ठीक है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों का जो सेशन होता है उसको बुलाने का या उसको मीटिंग्स असाइन करने का तो काम किसका होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। लोकसभा को प्रोरोग करने का, रद्द करने का, डिसॉल्व करने का, ये सारा काम प्रेसिडेंट के पास होता है, ये पावर उसके पास होती है। लेकिन ये जो काम है ये पूरा ये प्रेसिडेंट तभी असाइन कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा सहमति हो तब। ओके, तो प्रेसिडेंट जो यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के साथ, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट कहा गया है। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस समझने की वो है कि ये समझिए कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों ही हाउस का यानी पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस का मेंबर नहीं होता है। याद रखिएगा, एक इंटीग्रल पार्ट है लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यूनियन लेजिस्लेचर आ गया हमारा। लोकसभा और राज्यसभा का बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा को लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज देखिए कि जो लोकसभा है आपका, लोकसभा को और क्या बोलते हैं? देखिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो क्या क्या कहते हैं? लोकसभा को लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। देखिए लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कॉमन पीपल है उनसे वो जुड़ा होता है। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन किसमें होते हैं? लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है ये राज्यसभा, कॉमन पीपल का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट हुए जाते हैं जिनको हम चयन करते हैं और फिर वो उनको चयन करते हैं तो वो होता है अपर हाउस, यानी अपर लोगों से इनका नाता रिश्ता है, इसलिए इसको अपर हाउस कहा गया है, ठीक है। अच्छा अब क्या देख रहे थे हम? तो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं दोनों का। देखिए कंपोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है लोकसभा का वो कितना, यानी जो मैक्सिमम सीट होता है वो 552 सीट्स होते हैं। ओके, तो अभी प्रेजेंट में 545 है मेंबर्स, ठीक है। अच्छा तो 530 जो है इसमें से याद रखिएगा 552 में, ठीक है, 552 में आपके 530 वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, तो 530 जो पीपल्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं सीक्रेट बैलेट के द्वारा, ठीक है। अब कितना बचा? 530 हो गए, 20 बचा। 20 जो है आपके 20 है वो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के द्वारा चयनित किए जाते हैं। अच्छा उसके बाद आपके बचे दो बचे, तो प्रेसिडेंट जो है वो दो लोग को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका 250 है, ठीक है। तो 238 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली मानी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, ये दोनों को मिलके 238 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे अपर हाउस में, ठीक है। अब याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और यहाँ पे 238 मेंबर्स जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं यूटी और स्टेट से, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को क्या करती है? नॉमिनेट करती है इन द फील्ड ऑफ, अगर उनको स्पेशल नॉलेज है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस हो गया या फिर सोशल सर्विसेज हो गए, इस सब में से रिलेटेड अगर उनको स्पेशल नॉलेज है तो वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट, ठीक है। इस तरीके से 250 मेंबर्स टोटल हो गए। तो यहाँ पे आपका समझ में आ गया कि दोनों में का डिफरेंस क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? देखिए यहाँ पे चेयरमैन, तो चेयरमैन की बात करें तो कौन होता है? तो स्पीकर जो है यहाँ पे चेयरमैन होता है, ओके। और यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी लोअर हाउस में स्पीकर होता है चेयरमैन और अपर हाउस में वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो लोअर हाउस की बात करें तो ये मीटिंग्स कंडक्ट करता है, मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ओके। अच्छा अब हम आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन की बात करें दोनों में ही, तो लोकसभा की क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, दोनों में ही सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि 25 साल आपका एज होना चाहिए अगर आप लोकसभा में जाना चाहते हैं तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा की बात करें तो 35, याद रखिएगा 25 यहाँ पे 35, ठीक है। आपसे ईयर बहुत पूछता है लोकसभा और राज्यसभा में एग्जाम में। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, यहाँ पे भी रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हम क्या देखेंगे
कि टर्म देख लेते हैं। तो लोकसभा की बात करें तो 5 साल का टर्म होता है, यहाँ पे 6 साल का टर्म होता है। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए यहाँ पे मतलब चयनित किए जाते हैं, यहाँ पे राज्यसभा में 6 साल के यहाँ पे चयनित किए जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट इफ लूज मेजोरिटी सपोर्ट। यहाँ पे समझिए कि जो लोकसभा है वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बहुत ही ज्यादा उस पर डिपेंड होता है लोकसभा। और मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अगर उसका सपोर्ट नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो जो मेजोरिटी है वो क्या होगी, गिर जाएगी। तो लोकसभा आपका गिर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है अगर जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाती है यहाँ पे। और भी एक चीज याद रखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 6 मंथ तक एक्सटेंशन यानी बढ़ाया जा सकता है इसको। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, मतलब हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर है, यानी राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर है वो हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। कैनॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा नहीं डिसॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। ये याद रखिएगा, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखेंगे मनी बिल आर पास ओनली लोकसभा। लोकसभा की बात करें तो सिर्फ मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही पास हो सकता है, और मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि क्या मनी बिल लोकसभा में पास होता है या राज्यसभा में पास होता है, तो आपको ये पक्का कंफर्म होगा कि भाई लोकसभा में पास होता है। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, तो याद रखिएगा 110 आर्टिकल में आता है। ओके, मनी बिल। अच्छा, उसके बाद क्या देखेंगे कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने बताया आपको। राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व, इट इज ए परमानेंट हाउस। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इट एज्यूम्स ऑल पावर ऑफ पार्लियामेंट। जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो भाई लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो बचा राज्यसभा, तो राज्यसभा के पास पूरी पावर चली जाएगी पार्लियामेंट की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोकसभा के तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जैसे कि मैंने बताया आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से लोकसभा का। ओके, यहाँ पे देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लेस रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यसभा को लेके। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हैज अपर हैंड ऑन राज्यसभा एज इट हैज मोर मेंबर। यहाँ पे लोकसभा जो है वो राज्यसभा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अपर हैंड है, मतलब हाथ काफी ज्यादा इनके हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेंबर है। आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ देखिए 552 मेंबर्स हैं, वहां पे कितने हैं, 250 मेंबर है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डेडलॉक डिसएग्रीमेंट ऑन ऑर्डिनरी बिल, तो यहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा है तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा स्ट्रॉन्गर हुआ। यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो ये लैक्स इन सच मैटर बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मेंबर एज कम्पेयर टू लोकसभा। यहाँ पे कम मेंबर्स है, बेसिकली ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पे लोकसभा जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन पास कर सकती है अगेंस्ट हूम, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन पास कर सकती है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वीडियो आपका खत्म होता है, आई होप आपको समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है लोकसभा में और राज्यसभा में। ओके, तो कमेंट में जरूर बताइए हमें कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।